हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली आप लोगों की मोस्ट डिमांडेड गेस्ट, जो मतलब कोई किसी का भी पॉडकास्ट हो, आप लोगों के कमेंट्स सिर्फ एक ही नाम से भरते हैं कि त्रिशला मैम को लेकर आइए, त्रिशला मैम को लेकर आइए। एंड ये हमारी भी एक, मैं कह सकती हूँ, एक सौभाग्य है मेरे लिए कि मैं मैम और उनके ठाकुर जी के बीच में आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मैं कहूँगी उस चीज़ को इंटरनेट पे लाने वाली भी त्रिशला मैम ही है। और तब से, जब से वो लाई है, तब से आज तक उन चीज़ों के बारे में उनको स्पष्ट तरीके से आप लोगों को समझाने वाली भी वही है। तो आज उसी चीज़ के ऊपर चलते हैं। वेलकम टू कार्मिक कृत्य। राधे राधे मैम। जय श्री कृष्ण। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मेरा आपको यही कहना होता है कि हमारी पूरी टीम हमेशा यही डिस्कस कर रही होती है कि आजकल अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, बहुत लोग हैं, चाहे माने ना माने, त्रिशला मैम, त्रिशला चतुर्वेदी, इनफैक्ट डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी, ये नाम सबको पता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव टर्म्स में पता है, लेकिन पता है। और हमारी टीम तो कहती है आप एस्ट्रोलॉजी के अमिताभ बच्चन हो, ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ। थैंक यू। तो आज मैम, लेकिन जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तब मैंने उसी टॉपिक के थ्रू देखा था। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोग इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, पर खुल के बात नहीं करते हैं। मैं खुद कहीं ना कहीं इस मेंटल हेल्थ की फील्ड से हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अगर हम एक डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, हम कहते थे कि पागलों का डॉक्टर है या तू पागल है, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन चीज़ों से पीड़ित होंगे। वो बोलेंगे ही नहीं इस बारे में, इसी डर में कि कहीं मुझे कोई ऊंच नीच बोल देगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको बहुत मजाक में लेकर बहुत ऐसी जगहों पर चले जाते हैं कि अरे यार, ये कुछ हॉन्टेड वॉन्टेड कुछ नहीं होता। तो पहली बात तो वो जगह हॉन्टेड होती हैं, होती भी है या नहीं, या वो भी एक मिथ है। और ऐसी जगहों पर जाने से क्या क्या दुष्परिणाम एक व्यक्ति को हो सकते हैं। आप दिल्ली से हैं, आपके दिल्ली के अंदर ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हॉन्टेड है। जी। और जो जगह हॉन्टेड होती है वो किसी एक व्यक्ति के कहने से वो हॉन्टेड नहीं हो जाती। एक व्यक्ति विशेष ने अगर ये हल्ला मचा दिया कि मुझे यहाँ भूत दिख गया, मेरे साथ यहाँ पर किसी ने कोई ऐसी घटना घटा दी, या मैं यहाँ से गुजर रहा था किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया, तो आप उस जगह को हॉन्टेड कह देंगे? नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अनुभव ऐसे हो जाते हैं, तब जाकर वो जगह को हॉन्टेड माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को हॉन्टेड बनाने के लिए हर कोई उस चीज़ को एक्सपीरियंस पहले करना चाहता है जी। तब वो मानेगा कि ये हॉन्टेड है या नहीं है। तो हॉन्टेड जो प्लेसेस है वहाँ पर हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं उनका अनुभव नेगेटिव में जाता है, तब उस जगह को हॉन्टेड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं और उसको आजमाने के लिए जाते हैं, मैंने आई डोंट टॉक पे भी ये बात बोली थी, मैं आपको भी सेम वही चीज़ बोल रही हूँ। ये वो शक्तियाँ हैं जिनके अंदर ईगो ज़्यादा है, ये शैतान है, ये भगवान नहीं है, जिनके सामने आप 10 गलतियाँ करोगे और वो फिर भी मुस्कुराकर आपको अपना बच्चा समझकर आपको गले लगा लेंगे। भगवान के अंदर जो सबसे बड़ा तत्व है वो है माता पिता जैसा। वो माँ भी है, वो पिता भी हैं। उनके अंदर माँ वाली ममता भी है, माँ वाला वात्सल्य भी है। माँ की तरह वो आपकी गलतियों को अपने दामन में बांधना भी जानती हैं और पिता की तरह आपको संभालना भी जानते हैं। वो है भगवान। इसीलिए उनके गुण, उनकी विशेषताएं उनको भगवान का रूप प्रदान कर रही हैं। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं इन चीज़ों की, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जिन जिन्नात, अगर मैं इन सब की बात करती हूँ तो इनके अंदर इनकी कहीं ना कहीं ऐसी बंधी हुई, इनकी जो चीज़ें इनके
जन्म में, मनुष्य जन्म में पूर्ण नहीं हो पाई, अधूरी रह गई, उसी की वजह से ये इस योनि के पात्र बन गए। यानी कि इनके अंदर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक सोच, नकारात्मक चीजें हैं, ये माफ करना नहीं जानते। इनके अंदर माफी का दान नहीं है। ये आपको गले, आपकी खुशी के लिए, ईश्वर तो अगर आपको थप्पड़ भी मारेंगे ना बेटा, तो भी उसमें आपका ही भला कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका ही उद्धार हो रहा होगा, कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन ये अगर आपको थप्पड़ मारेंगे तो आपका उद्धार नहीं करेंगे, आपका पतन करेंगे। समझने की जरूरत है इस बात को। आप एक बारी को ईश्वर का हास करिए, वो आपको माफ कर देंगे। आप एक बारी के लिए किसी मंदिर में जाकर कहिए मुझे कोई शक्ति अनुभव नहीं हो रही यहाँ के, वो आपको उस चीज के लिए माफ कर देंगे कि अज्ञानी है। चलो कोई बात नहीं। कितनी कथाएं हैं जहां ये बताया जा रहा है कि शिव जी के ऊपर पैर रख के ही खड़ा हो गया वो व्यक्ति, उनका घंटा चोरी करने के लिए, और शिव जी इतने भोले भाले, इतने भोलेनाथ, वो वहीं प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दे रहे हैं जी। ठीक है। और उसके विपरीत कितनी ऐसी कथाएं हैं जहां पर एक सिर्फ जाकर, जहां जिस पेड़ पर इनका वास है वहां जाकर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी का प्रहार कर दिया तो वो पूरे के पूरे खानदान के साथ चले आए कि तूने मेरा घर नष्ट किया, मैं तेरे घर को नष्ट करूंगा, है ना। तो इन चीजों में ईगो, अहम, मैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत कूट कूट के भरी होती है, तभी इनको ये योनि मिलती है। ये योनि हर कोई नहीं चाहता। आप चाहेंगे कि आप इस दुनिया से जाएं और आपको ये योनि प्राप्त हो? आप कितने बच्चे ऐसा चाहेंगे कि हम इस दुनिया से जाएं और हमें ये योनि प्राप्त हो? हम मरते समय भी क्या कहते हैं? ईश्वर का नाम जाप करो, इसके मुंह में तुलसी का पत्र रखो, इसे गंगा जल पिलाओ, ताकि इसका रास्ता आसान हो जाए और ये जाकर ईश्वर में लीन हो जाए, ये ईश्वर में मिल जाए, इसे ईश्वर की शरण मिल जाए, इसे मोक्ष मिल जाए। पूरी जिंदगी लोग ये कहते हैं, मेरे पास अनगिनत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें मोक्ष मिल पाएगा, हम क्या ऐसे कर्म करें जिससे हमें मोक्ष मिल पाएगा। कोई किसी संस्था को ज्वाइन करता है, कोई किसी को अपना गुरु बना लेता है, कोई किसी की कंठी पहन लेता है, कोई किसी का फॉलोअर बन जाता है कि नहीं हम इनको फॉलो करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति आज तक ये कभी कहता है मैं मरने के बाद भूत बनूंगा, मैं तो जिन बनूंगा, मैं तो जिन्नात बनूंगा, मैं तो ब्रह्म राक्षस बनूंगा। कोई लड़की ये कहती है मैं तो चुड़ैल बनना पसंद करूंगी, कोई कहता है? नहीं कहता। पीड़ादायक योनि है, बहुत पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है उस योनि को, बहुत सारे कष्ट उनको भोगने पड़ते हैं उस आत्मा को, तब जाकर वो उस योनि से मुक्ति पा पाते हैं। तो उस योनि में कोई भी खुशी खुशी नहीं जाता, वो अपने बुरे कर्मों से ही उस योनि का भाग बनते हैं। तो जो जीवित रहकर भी बुरा है उसकी आत्मा भी बुरी ही होगी, तभी वो ये काम कर रहे हैं, तभी वो उस योनि में चले गए। तो ऐसी जगह पे जाकर जब आप उनका हास करेंगे, आप उनका परिहास करेंगे, आप उनको हंसी मजाक उड़ाएंगे, आप उनका तिरस्कार करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ कहीं ना कहीं आप पर अटैक करेगी। अगर आपका ऑरा अच्छा है, अगर आपकी उस समय ऊर्जा अच्छी है, आपके गण अच्छे हैं, आपका उस समय अच्छा है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आप उस चीज से उस पल के लिए बच सकते हैं। पर आप ऐसे एक अदृश्य दुश्मन को जागृत करना ही क्यों चाहते हैं? मुझे तो ये बताइए। ये बुद्धिमत्ता की निशानी तो मेरे हिसाब से नहीं है बच्चा। इसके अलावा मैम ये तो वो हो गया जो जबरदस्ती लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं। कुछ होती है कुछ जगह नहीं, की जबरदस्ती नहीं जाते हैं लोग, जाते हैं ऐसी जगहों को देखने। हाँ। जाइए, अपना अनुभव लीजिए, अपनी प्रोटेक्शन करके जाइए, अपना अनुभव लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन वहां जाकर आप उल्टी सीधी हरकतें मत करिए, वहां जाकर आप उस जगह का हास मत करिए, परिहास मत करिए। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ। तो मैम जैसे मैं बता रही थी कि कोई जगह होती है जिनके ना ऑरा बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ जगहें होती है जिनके ऑरा बहुत नेगेटिव होते हैं। इसी बीच बहुत बहुत छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। इनफैक्ट आपके साथ भी, आप ही के जगह पर ही अभी मेरे साथ हुआ कुछ देर पहले कि
मेरी कोई क्लास चल रही थी एंड मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे चार्जर के पास ही वो छिपकली थी और मेरी क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाली थी और वो ना थोड़ी सी दूर दूर जा रही थी और मेरे को था मैं फटाफट से अपने चार्जर ले लूँ। अब मुझे बहुत डर लगता है और मेरा तो जब डर जैसे आपका मुंह से हमेशा ठाकुर जी निकलता है, ऐसी जब मेरे साथ बुरा हो अच्छा हो मेरे मुंह से सिर्फ महादेव निकलता है। तो मेरे मुंह से ना एकदम से निकला महादेव बचा लो, मुझे डर लगता है। एंड मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी ये बात मानेंगे कि नहीं, पर मैंने बस चार्जर हटा के बैग में, नजर वही थी, बस नजर 2 सेकंड के लिए हटाई, जैसी नजर वापस डाली अभी तक मुझे वो छिपकली नहीं दिखी। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे था, बट मैं एक चीज ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ ऑनलाइन बोला जाता है, वो अपनी तरफ से बता रही है, बट ये यहाँ के आज मैंने भी एक्सपीरियंस किया। पर उसके साथ साथ मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ हमें भी नहीं पता होता हॉन्टेड है, बट हम वहाँ पहुंच जाते हैं किसी तरीके से। अब मैं पहुंच गई थी। बिल्कुल, तो वहां पर बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि कुछ चीजें होती है कि कोई प्रैंक कर रहा है, कुछ कर रहा है, और एक चीज होती है जो सच में हॉन्टेड होती है। वो क्या निशानियां होती है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ लोगों को बताइए। मैं अभी मुझे किसी ने वास्तु के लिए बुलाया था, तो जी। मैं अभी ऊटी गई थी। ठीक है। और आपने एक चीज़ नोट करी हो नहीं करी हो, आज बच्चे ज़रूर इस चीज़ पर रिसर्च करेंगे, गूगल बाबा को उपयोग करना और देखना। मैक्सिमम जितनी हॉन्टेड मूवी है ना, उन सबकी शूटिंग ऊटी में हुई है। मैक्सिमम बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग जो है वो ऊटी में हुई है। एंड ऊटी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, फुल ऑफ नेचर, गजब का वाइब्रेशन। मतलब आपको कॉस्मिक एनर्जी अगर सच में फील करनी है ना, यू मस्ट विजिट वंस। और इतनी शुद्ध जगह, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है हम तो है ना जहर अंदर ले रहे होते हैं पूरा दिन, इतना पॉल्यूशन झेल रहे होते हैं। वहाँ जब मैं गई आई फील ब्लेस्ड। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे मत ले जाओ यार। जब बच्चा होता है ना जो जिद कर लेता है, ऐसे हाथ पैर पकड़ लेता है, मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा, तो आई वॉज लाइक दिस। मैंने बोला मुझे मत ले जाओ यहाँ से, सो गुड सो गुड। तो मैं गई थी किसी का वास्तु करने। उनको एक होटल लीज पर लेना था जो ऑलरेडी चल रहा है, अभी होटल है रनिंग में है, और उनको वही होटल लीज पर लेना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप उसी प्रॉपर्टी में रुकिएगा, आप उसको अच्छे से पूरा जैसा आपको देखना है आप देख लीजिए। हमारे वास्तु के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हम लोग जैसे मिट्टी चेक करते हैं उस जगह की, उस जगह की दीवारें चेक करनी होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन चेक कर लिया, ये केवल वास्तु नहीं है, ये तो बच्चे वाला वास्तु है जो डायरेक्शंस चेक करते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट राय देनी है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको चेक करा जाता है। तो हम लोग वहीं रुक गए। अच्छा, चूँकि बात ऊटी की हो रही थी तो विद फैमिली गई थी मैं, सब जने गए थे, मैं सर और मेरी डॉटर्स, मेरी मदर भी गई थी इनफैक्ट, और मेरा ब्रदर। तो हम लोग भी गए थे सारे जने। हमारे पास 2 रूम्स थे। जो मेरा वाला रूम था वो बहुत ज़्यादा गलत था, मतलब वहाँ कुछ था गड़बड़, भयंकर गड़बड़, छोटी मोटी नहीं, भयंकर गड़बड़। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ मैंने अपनी लाइफ में कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसा पल था जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब अप टू यू, अब आप संभालो, यहाँ बहुत गजब की चीज़ है जो अटैक करने के लिए तैयार बैठी है। और वो ऐसे एक्सपीरियंस हुए हमें। एक तो वहाँ पे जो वो पर्टिकुलर रूम था, देखिए टेम्परेचर वहाँ का डाउन है, वहाँ ठंड है, इस समय भी आप जाओगे वहाँ पे सर्दी है, ठीक है, गर्मी नहीं है। पर आपके 2 रूम बगल बगल में हैं और एक रूम का टेम्परेचर और माइनस में जा रहा है और बगल वाले का फिर भी नॉर्मल है। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे उस रूम का टेम्परेचर बहुत डाउन था, मुझे बिल्कुल उस रूम में सांस नहीं आ रहा था। मैं बाहर निकल रही थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जा रही थी। मैं जैसे ही रूम के अंदर जा रही थी मैं बेहोश हो जा रही थी कि मतलब मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। और आधी रात को मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे कान में आकर बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है।
और मैंने उठ के देखा तो मेरे आसपास कोई नहीं। मैंने सर को उठाया, मैंने सर को बोला, मैंने कहा सुनो मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो वो मुझे बोल रहे अच्छा तुम अभी यहाँ खड़े होके यही बोल रही थी मुझे थोड़ी देर पहले। मैंने कहा मैं तो खड़ी हुई नहीं। दैट मीन्स वो केवल मेरे साथ नहीं था, वो उनके साथ भी फील हुआ, उनको भी। वो बाथरूम में ब्रश कर रहे थे और जो नहाने वाला जो एरिया होता है वहाँ पर कर्टन लगा हुआ था, ठीक। और उनको ये लगा कि किसी ने पूरा कर्टन खोला और उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था और कर्टन लगा हुआ था। चलो ठीक है, मैं मान सकती हूँ ये आपके मन का वहम हो सकता है। मेरी बिटिया गई, उसने गर्म पानी के लिए टैप खोला कि गर्म पानी भर जाएगा फिर मैं नहाऊंगी करके। बाथरूम से बाहर आई, टैप बंद हो गया। उसको लगा कि शायद पानी का फ्लो बंद हो गया होगा या कोई और चीज़ हो गई होगी। उसने फिर जाके चालू किया, वो फिर बाहर आई, वो फिर बंद हो गया। वो इतने जोर से चले मम्मी। और हमारे घर के अंदर हम सब यही काम करते हैं। मेरे हस्बैंड यही काम करते हैं, मैं यही काम करती हूँ, मेरी बिटिया यही काम करती है। हम सब ने उसी एक पल के अंदर ये तीनों की शक्ल हम लोगों ने एक दूसरे की देखी और हमने यही डिसीजन किया कि वी हैव टू लीव, हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये जगह जो है वो हम पर अटैक करने पर आ गई है और मैं कोई भी रिस्क अभी इस समय नहीं उठाना चाहती। तो हमने उनको कॉल किया जिन्होंने हमको बुलाया था। मैंने उनको बोला कि मैं आपके यहाँ पर कल दिन में विज़िट करूँगी, लेकिन अभी रात को मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से जाऊँगी। ये नेक्स्ट डे की बात थी, एक रात में काट चुकी थी, मैं वहाँ पे 7-8 दिन रही। तो ये एक रात की बात थी। सेकेंड डे मैंने उनको रात को ये चीज़ बोला कि मेरे को अब यहाँ से जाना ही है हर हालत में, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी, मैं आपके यहाँ कल आऊँगी दिन में और मैं अपने तरीके से आऊँगी, अपने पूरे हथियार लेकर आऊँगी, तब मैं इस पे काम करूँगी। बच्चों को, मदर को, सबको घर छोड़ के आऊँगी, तब मैं यहाँ पर आकर काम करूँगी। मैं और सर आए नेक्स्ट डे, हम लोगों ने पूरी सारी चीज़ें देखी एंड इट वॉज हॉन्टेड, और बहुत भयंकर वाला हॉन्टेड। अभी उस पर काम चल रहा है कि वो चीज़ वहाँ से हटेगी या नहीं हटेगी, तब फिर हम बताएंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इट टेक्स टाइम, हर प्रोसेस का थोड़ा सा समय होता है। पर वही आप ये देखिए कि हमने दूसरा होटल लिया, वी आर वेरी कंफर्टेबल देयर। हम रात को 12 बजे भी आराम से घूम रहे थे वहाँ पे गार्डन में, क्योंकि अच्छी खासी ठंड थी और वहाँ पर उन लोगों ने फायर वगैरह जला रखी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमको। हम इतनी तपती गर्मी में से वहाँ गए और वहाँ जाके माहौल ही अलग था, और हम लोग आराम से 12 बजे घूम रहे हैं वहाँ पे। बड़ा अच्छा उन्होंने चेस वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, तो हम आराम से रात को बैठ के चेस खेल रहे। हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं था, कोई ऐसा चीज़ नहीं लग रही थी। और जहाँ हम पहले थे बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। तो मैम आप तो एक्सपर्ट हो, तब आप वहाँ से चल दिए और आप वापस आए सब चीज़ों को देखने के लिए। पर मैम बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेसिक, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं और उन्हें समझ नहीं आता उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन और कह सकती हूँ कि ये सिचुएशन भी कभी उन पे होती है कि शायद वो वहाँ से उस समय के लिए नहीं जा सकते, कोई लड़की है अकेली और वो रात बराती नहीं जा सकती। तो सबसे एक ऐसी चीज़ हम अगर ऑडियंस को बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे समय पे। बेटा जी, हम लोग इसलिए उस समय वहाँ से गए क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन के साथ उनसे फाइट नहीं कर सकते थे। अदरवाइज मैं अगर इस सिचुएशन में होती कि मुझे यहाँ से खाली ही नहीं करना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती कि आप मेरा रूम चेंज करके दो मुझे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ पर्टिकुलर एक ही रूम में मुझे दिख रही है, बगल वाले रूम में नहीं दिख रही है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती कि आप मेरा दूसरा रूम कर दो। लेकिन मैं ऑन जॉब ही थी वहाँ पर, मैं काम ही करने गई थी, तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, मैं उनको छेड़ नहीं सकती थी। मैंने अगर उस समय उनको छेड़ दिया होता वहाँ पर, तो मैं जिस व्यक्ति के बिहाफ पर उसका वहाँ पर रेमेडी करने गई हूँ या टेस्ट करने गई हूँ कि वो क्या चीज़ है, वो वहाँ लेने लायक जगह है या नहीं है, उस व्यक्ति के लिए वो चीज़ बड़ी दिक्कत वाली हो जाती। डॉक्टर्स ना
हमेशा बहुत अलर्ट रहकर ही किसी मरीज का इलाज कर सकते हैं। तो उस समय मेरे को जो सही लगा मैंने वो स्टेप उठाया। बट अगर एक कॉमन इंसान अगर ऐसी जगह फंस जाता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उस चीज़ को अपने साथ बहुत ज़्यादा हावी होने का समय मत दो। अगर आपको अनुभव हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत है या ये चीज़ आपको हार्म कर सकती है, आप तुरंत अपने आप को उस जगह से हटा लो, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को इसका मतलब खींचने की ताकत रख रहा है, तभी वो आपको अनुभव हो रहा है। करेक्ट। आपके अंदर अगर पावर है कि आप उसको बीट कर सकते हो, आप उससे फाइट कर सकते हो, देन इट इज ओके। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप छेड़ो मत ऐसी चीजों को, वो अदृश्य है। आप दृश्य चीज के साथ तो कैसे भी लड़ाई कर लोगे। आज आपकी मेरी लड़ाई हो रही है, 2 थप्पड़ आपको मैं मार सकती हूँ, आपने मुझे देख लिया, आप मुझे मार सकते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक अदृश्य चीज है, आपको नहीं मालूम वो आपके सामने खड़ा है, बगल में खड़ा है, पीछे खड़ा है, ऊपर खड़ा है, नीचे है, कहाँ है, आप किससे लड़ने जा रहे हो। तो वहां पर बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, वहां समझदारी दिखाने की जरूरत है कि आपको उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आप रिक्वेस्ट करिए कि आप भाई दूसरा रूम ले लीजिए, और अगर आपको ऐसा है कि आपको दूसरा रूम भी नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज वो जगह छोड़ दीजिए। जान है तो जहान है, ठीक। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप ऐसी जगहों पे, अब देखिए फिर वही वाली बात आ जाती है, मैं प्रैक्टिकल बात करूं, हम ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं तो अब अपनी जेब में गंगा जल कौन लेके जाएगा। चलिए हम तो कर्मकांडी लोग हैं, हम तो लेकर जाते हैं अपने साथ में, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है हमें कौन सी जगह कौन व्यक्ति टकरा जाएगा। पर मैम क्या आप सजेस्ट करते हो कि लेके जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। गंगा जल तो आपको हमेशा अपने साथ थोड़ा सा रखना ही चाहिए। सिंदूर, जी। सिद्ध सिंदूर जो होता है वो, गंगा जल, आपके पास अगर शुद्ध केसर है वो, ये चीजें तो आपको हमेशा अपने पास रखनी ही चाहिए। चाहे छुट्टी मनाने भी जा रहे हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको नहीं पता ना बेटा कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाए। हम छुट्टी मनाने जा रहे होते हैं तब भी हम फर्स्ट एड तो लेके ही जाते हैं ना, अपना कुछ दवाइयाँ मेडिसिन रख लेते हैं ना, तो ये भी एक तरीके से मेडिसिन समझ के आप अपने साथ रख लीजिए, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आप कहीं फंस गए हैं तो सबसे बढ़िया चीज होती है उस समय आपका मोबाइल, सुंदरकांड चालू कर दीजिए और चुपचाप बैठ के हनुमान बाबा का स्मरण करिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो याद आ गया मुझे। आपको कुछ देर के लिए वो चीज आपके पास नहीं आ पाएगी, आपके सराउंडिंग में कुछ एक देर घेरा के बन, हाँ कुछ देर, आपका कुछ देर का ही समय कटेगा। मैं जिस अनुभव की बात कर रही हूँ वो उसकी जगह थी, वो वहां पर सालों से है। जब मैंने गूगल पे सर्च किया उस जगह का नाम तो मुझे पता चला कि ये ऊटी का 3rd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। वो वहां पर बहुत समय से है, वो उसका वास है, वो उसका घर है, आप वहां अतिथि हो। तो अगर आप ऐसी किसी जगह पर फंसे हो तो वो कुछ देर के लिए आपसे दूर हो जाएगा, वो एक टाइम मिल जाएगा आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर प्रोटेक्शन के लिए मेरे हिसाब से ऐसी जगह को छोड़ देना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। मैम जैसे आपने बोला कि ये तो उनकी जगह थी और हम अतिथि थे, कई बार हमारे घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं जो कि अशुभ मानी जाती हैं, जैसे कि उनमें से एक चीज़ है, अब आप बताइए शुभ है या अशुभ, एक बिल्ली का रोना हमारे घर के आसपास, और बिल्ली का रोना भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा साउंड करता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बंदा सोता रह सकता है जब बिल्ली रोती है। तो क्या ये शुभ है या अशुभ है? अशुभ। और इसका कोई संकेत भी होता है? नकारात्मक चीजों के आने का ही संकेत होता है। उनको ऐसी चीजें बहुत सरलता से दिख रही होती हैं। जानवर जो होते हैं इनका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा काम करता है जी। और इनकी जो निगाहें होती हैं वो देख सकती है जो नॉर्मल इंसान की आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इनको दिख रहा होता है ऊपर की चीजें, एक लेयर के ऊपर की चीजें। हम 14 लेयर के एक ढांचे में है ना जी।
7 लेयर ऊपर है, 7 लेयर नीचे है, तो इनको हमारे लेयर के ऊपर की लेयर की चीज़ें दिख रही होती हैं, इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये उन चीज़ों को देखकर रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको मालूम होता है कि उनकी शक्तियाँ कितनी खतरनाक हैं और वो कैसे इनको कैप्चर कर लेंगे। तो मतलब किसी भी जानवर का रोना हमारे घर के आसपास बिल्ली इस नकारात्मक चीज़ में सर्वप्रथम आती है, कुत्ता आता है, ये 2 तो हैं ही हैं जिनको ये चीज़ें बहुत जल्दी अनुभव हो जाती है, बहुत जल्दी दिखती हैं। कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें इन चीज़ों की बहुत जल्दी आभास हो जाती है और वो आपको अपनी तरीके से उस चीज़ को बताते हैं, जताते हैं कि ऐसी कोई नेगेटिविटी आपके इर्द-गिर्द चल रही है। आपको पता है एक तांत्रिक चिड़िया होती है, गूगल सर्च करेंगे नहीं मिलेगी। एक बहुत छोटी-सी चिड़िया होती है काले रंग की और वो तांत्रिक चिड़िया कहलाती है। उसके ऊपर तंत्र बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छा। बहुत जल्दी हो जाता है और तंत्र करके अगर आप मतलब जो तांत्रिक होते हैं उसे बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको ट्रेन करके किसी के घर पे अगर छोड़ देंगे तो आपने जो भी चीज़ सिद्ध करके वहाँ पहुँचाई है, जो भी क्रिया उच्चाटन मारण जो भी आपने पहुँचाया वो तुरंत वहाँ पर छोड़कर वापस आ जाएगी। उससे पहले वो पिजन होते थे, मैसेंजर टाइप्स, वैसे सी वो तांत्रिक एक्टिविटीज के लिए यूज होती है। तो मैम इसी से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एक चीज़ होती है, मैं कहूँगी एक लोग होते हैं जो तांत्रिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तांत्रिक होते हैं, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी होती है अघोरी। इन दोनों में कोई अंतर होता है? बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। अघोरी बाबा जो होते हैं वो सबसे पहली चीज़ तो ये उनका उद्देश्य होता है शिव को पा लेना। वो शिव में लीन होना चाहते हैं, वो शिव भक्त ही बने रहना चाहते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं अपने जीवन से, उनका लेवल ही बहुत अलग हो जाता है। तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते? बच्चा अब किसी के बारे में तो आप सर्टिफिकेट नहीं निकाल सकते कि वो किस उद्देश्य से क्या चीज़ कर रहा है। वैसे जो असली अघोरी होंगे ना वो कभी किसी को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे, कभी नहीं पहुंचाएंगे। वो जो भी साधनाएं कर रहे होते हैं, वो जितनी भी चीज़ों को ग्रहण कर रहे होते हैं, वो अपनी जर्नी को स्मूथ बना रहे होते हैं। वो अपने आप को और ईश्वर को जोड़ने के लिए वो सारे प्रयास कर रहे होते हैं, जिससे वो किसी भी तरीके से उनसे कनेक्ट हो जाए। बस तांत्रिक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं 90% तांत्रिक जो होते हैं, 10% को हम छोड़ देते क्योंकि उनके भी जीवन के अलग अलग उद्देश्य और लक्ष्य हैं। 90% जो तांत्रिक होते हैं वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए सिद्धियों का सहायता लेते हैं। वो अपने अंदर उन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। उनका जो ध्येय है, उनका जो उद्देश्य है वो बहुत अलग है। तो इन दोनों में बहुत एक फार डिफरेंस। मैम जैसे हम बात करें, अगर हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात करी थी, जो शैतान मूवी आई थी जिसमें वशीकरण था, और ऐसी एक नई मूवी आई है अगेन, वो भी हॉन्टेड है। मैम ये सब चीज़ों के ऊपर ना सडनली बहुत ज़्यादा मूवीज़ बननी शुरू हो गई हैं। क्या इसकी वजह ये है कि कलयुग में ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है और ज़्यादा हो रही हैं, या सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं इससे क्योंकि ये कलयुग है? किसने कहा कलयुग में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये एक वजह है इसकी? जब भगवान राम थे जी। तो उन्होंने तो बकायदा युद्ध किया था राक्षसनियों से। उन्होंने तो सामने देखा था, दृश्य रूप में थी ऐसी चीज़ें, फाइट कर रही थी। हर एक व्यक्ति सिद्धियां लेकर बैठा था। हर एक व्यक्ति विशेष के पास अलग तरह की सिद्धियां थी गायब हो जाने की। उनके अंदर ऐसी सिद्धियां थी वो किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। अगर आप उस युग की बात कर रहे हैं तो आप उस युग में वो चीज़ें देखिए जो आज किसी व्यक्ति के लिए वो चीज़ें
अपनाना या वो चीज़ें करना सिर्फ एक इमेजिनेशन रह गई हैं। तब के लोगों की पर्सनैलिटीज, हाइट, बॉडी, वेट, उम्र और आज के लोगों की हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी, उम्र, आप इन चीज़ों का कंपेयर करके देखिए, अब ज़्यादा है या तब ज़्यादा है? तब ज़्यादा था, तब ज़्यादा था, अब ज़्यादा नहीं है। बात ये है, तब इन चीज़ों के बारे में लोगों को ज्ञान बहुत ज़्यादा था। अब ज्ञान का अभाव है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है, बात कहीं से निकलती है, उसे तोड़ा मरोड़ा अलग तरीके से जाता है, फिर वो किसी के सामने किसी तरीके से पेश की जाती है, किसी के सामने किसी तरीके से पेश की जाती है। सही चीज़ लोगों को पता ही नहीं होती और जो सही बताने जाता है उसको दुनिया भर की कमेंट्स डाल के ये कह दिया जाता है, ये तो फालतू की बातें करते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, ये अज्ञानी है। आप बात ये करें कि कलयुग में इन चीज़ों का प्रभाव बढ़ रहा है या इन चीज़ों को ज़्यादा बातें की जा रही है, तो मैं ये मानती हूँ ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हम तो चलिए, आज तो आप 2024 की बात कर रहे हैं, अगर मैं आज से 40 साल पहले, 60 साल, 70 साल पहले के लोगों को लाकर आपके सामने खड़ा करूं, तो वो आपको इनसे ज़्यादा किस्से सुना देंगे। पर तब इन चीज़ों की बातें बहुत सोच समझ कर करी जाती थी जी। इन चीज़ों पर चर्चाएं बहुत सोच समझ कर करी जाती थी। घर के अंदर अगर आप नाम ले लो इन चीज़ों का तो मार पड़ती थी, मुंह से निकाला कैसे तुमने? भगवान के नाम कम पड़ रहे हैं तुमको बोलने के लिए? भगवान के इतने नाम है, नाम जाप करो बैठ के। यही मिला तुम्हें बोलने के लिए, इनके नाम जाप कर रहे हो, ये आएंगे तो भगवान का नाम रखो ना, वो आएंगे, राम भगवान आएंगे। राम को बुलाओ, कृष्ण को बुलाओ, माँ दुर्गा को बुलाओ, शिव जी को बुलाओ, गणेश जी को बुलाओ, विष्णु जी को बुलाओ, हनुमान जी को बुलाओ। तो तब बच्चों को डांटा जाता था, बच्चों को ये बोला जाता था कि इन चीज़ों के बारे में बात मत करो, ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ों के वो मत करो कि आप बार बार इनको वेलकम कर रहे हो कि आप आओ, वी आर इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इन चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत इजीली कंटेंट मिल रहा है। इतनी ही क्यूरियोसिटी पहले भी होती थी इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। आप ऐसे किस्से कहानियां दो चार दोस्त मिलके कह लें तो आप देखो क्या महफिल जमती थी, घंटों घंटों वो महफिल खाली नहीं होगी। कोई अपना सुना रहा है एक्सपीरियंस, कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई अपना एक्सपीरियंस, घंटों चर्चाएं चल रही हैं इस बात पे। तो बेटा ये तो हमेशा से हॉट कंटेंट रहा है, आज पहली बार नहीं है, हमेशा से रहा है। लेकिन बात यह है कि पहले इसके बारे में चर्चाएं करने ही नहीं दी जाती थी, रोक दिया जाता था। और अब इस बारे में लोग बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो ये चीज़ इसीलिए बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। और वैसे बढ़ावा देने वाले हम ही हैं, क्योंकि हमने ही शुरुआत करी थी। मैम मैं इन चीज़ों से ना सच बताऊं तो दूर रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी किसी एनर्जी को ना अब्जॉर्ब कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी दूर हूँ उतनी अच्छी हूँ। पर मैम बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है अरे तू डरपोक है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारे पे कोई भूत प्रेत असर नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे लोग होते हैं या सिर्फ उनकी भी एक ईगो ही है ये? ठाकुर जी करे हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ रहे कि भाई उसके ऊपर कोई चीज़ असर ना करे, कोई चीज़ उसको लगे नहीं। लेकिन बेटा जी इसके अंदर मैं एक चीज़ ये जानती हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ इन चीज़ों की। मेरे हस्बैंड मेरे ख्याल से दिन के 20 घंटे इन्हीं चीज़ों के साथ काम करते हैं, ऐसे ही लोगों का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को डील कर रहे होते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हम अगर ये मान लेते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ के आगे
कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत गलत बात है। एक चीज़ मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, आपको पता है मेरे चैनल पे, मतलब हमारे चैनल पे, कार्मिक कृत्य चैनल पे, आपसे ज़्यादा आपके हस्बैंड की डिमांड हो रही है। नीचे मैसेजेस आते हैं, त्रिशला मैम के हस्बैंड को पॉडकास्ट पे लेके आइए, तो और कमेंट्स की ज़रूरत है, आपको भी हमने ये अर्जी दे दी वो है। तो भाई आप उन्हीं को समझाओ, क्योंकि मैं तो हार चुकी हूँ उन्हें समझा समझा के। वो बहुत कैमरा कॉन्शियस है, वो फेस ही नहीं करना चाहते कैमरा, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके अंदर। बाकी अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप आओ, बैठो और उनसे फिर किस्से कहानियाँ सुनो, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर लोग ये कहते हैं कि मैम आप बातें करने लगते हो, हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, हम आपको 2 घंटे सुन सकते हैं, 4 घंटे सुन सकते हैं, 6 घंटे सुन सकते हैं, तो यकीन मानो कि मैं जिसकी बातों में, मैं जिसकी वाणी से इतना सम्मोहित हूँ, तो आप उनको तो कितने ही घंटों सुन सकते हो, आप सोच नहीं सकते। उनके पास तो भंडार भरा पड़ा है भाई, उनके पास इतनी कहानियाँ हैं, इतने किस्से हैं, इतने इंसिडेंट्स हैं, इतनी इन चीज़ों को लेकर उनके पास पिटारे में पता नहीं कहाँ से क्या-क्या भरा है, मुझे नहीं पता। उनके मैं साथ एक ही काम हो सकता है, बात करते-करते बस कैमरा ऑन कर दो। नहीं, वो बहुत, उनका सिक्स सेंस बहुत तेज़ है। वो ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप, मैं यहाँ बैठ के भी अगर कुछ कर रही हूँ ना, तो उनको पता है कि वहाँ क्या कर रही है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, जब हम लास्ट टाइम मिले थे, आपको सडनली एकदम आप पॉडकास्ट के बीच में रुक गई थी, क्योंकि आपको ठाकुर जी का कोई मैसेज आया था। एंड आज तक मैं और मेरी टीम की कन्वर्सेशन होती है कि मैम रुकी तो रुकी, पर सर उसी समय कैसे एंटर हुए, और एंटर भी आपने उस समय शायद ये बोला था कि एक मिनट मुझसे भी पॉडकास्ट नहीं होगा, और एकदम से उन्होंने एंट्री ली थी, होगा भी कैसे, और वो इतना ऐसे था कि इनको कैसे पता चला यार, ये कुछ ज़्यादा ही सोलमेट कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा है। और उनका मतलब, आप कैमरा लगा के आप छुपा, हमने वो भी करने की कोशिश करी, आप क्या सोच रहे हो हमने वो नहीं करा? हमने वो भी करने की कोशिश करी, हमने, है ना, बिल्कुल छोटे बारीक वाले जो कैमराज़ आते हैं वो हाँ। हमने बिल्कुल लगा दिए हिडन, और बेडरूम में ही लगा दिए कि चलो यहाँ तो हम दोनों नॉर्मल बात करते हैं। और मुझे कहते हैं कि यार ये तुम गलत कर रही हो, ये तुम गलत कर रही हो, ये मत करो। मैंने कहा अरे, मैंने फिर बोला इसको, मैंने कहा बेटा जी आप फेल हो गए यहाँ पे, आप कुछ नहीं कर सकते, या अलग ही लेवल चलता है। तो वो देखो, वो मैं तो फिर भी कुंडली देखती हूँ, मैं ठाकुर जी से पूछती हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रीड करके मैं लोगों को बोलती हूँ। वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके साथ कुंडली के ऊपर क्या है, आपके कर्मों से ऊपर क्या है, उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, और वो भी कौन सी वाली चीज़ है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, ब्रह्म राक्षस है, और पता नहीं उनके तो डिक्शनरी में कितने सारे ऐसे हैं, कहाँ से आए हैं, पर्टिकुलरली कौन सी जगह से आए हैं। तो उनके पास तो उन चीज़ों को देखने की असीम शक्ति है, वो तो उन चीज़ों को बहुत ईज़िली पढ़ पाते हैं, तो उनसे तो मैं कुछ हाइड कर ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये वैसे हम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है, और मैं कहती हूँ हर हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए कि उनके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को अंदर तक कभी भी किसी भी वक्त पढ़ ले और देख ले। वो अपने दोस्तों को हमेशा हंसते हैं, कहते हैं यार किसी से भी शादी करना, एक एस्ट्रोलॉजर बीवी से शादी मत करना, क्योंकि वो, मैं कुछ कहीं भी होऊंगा ना, वो देख लेगी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा, है ना, ध्यान रखना पड़ता है। बट इट्स वेरी गुड, अगर मैं कहती हूँ हर चीज़ का प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, लेकिन ये हर हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए कि वो एक दूसरे को कहीं भी देख ले। ये तो एक शक्ति उत्पन्न कर देनी चाहिए ठाकुर जी को कि वो एक दूसरे को कहीं से भी देख लें। एक शायद कमिटमेंट बना रहेगा उस रिश्ते में, एक डर हमेशा बना रहेगा उस रिश्ते में, और एक प्योरिटी हमेशा बनी रहेगी उस रिश्ते में। तो मैम, हम जब भी विष्णु जी की बात करते हैं तो हम सारे सात्विक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि हमारा खाना जो होता है वो भी हम सात्विक खाने की तरफ ही जाते हैं। पर जितने भी लोग अपने आप को शिव भक्त कहते हैं या शिव भक्ति की ओर जाते हैं या महादेव की आराधना करते हैं, कहीं ना कहीं वो इसको एक रीज़न बना लेते हैं कि हम अगर नशा कर रहे हैं, हम अगर नॉनवेज खा रहे हैं, या कोई भी वजह हो, हम शिव भक्त हैं और शिव जी इन चीज़ों में नहीं मानते या वो वैराग्य है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या हर बार शिव जी का
किसी तामसिक एलिमेंट से जोड़ना जरूरी है, या क्या शिव जी हर तामसिक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं? तामसिक एलिमेंट से तो फिर तो हमारे विष्णु जी भी जुड़े हुए हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो वो तो उससे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बात ये है कि आप किसी भी ईश को अपना आराध्य जब मान रहे हैं तो आप उनकी अगर सारी चीज़ें ग्रहण करने की बात करें कि वो नशा करते हैं, वो भांग लेते हैं, वो धतूरा लेते हैं, वो सारी चीज़ें वो करते हैं, तो आप उनके ही लेवल की मेडिटेशन भी करिए। जितनी ध्यान साधना वो करते हैं, आप उनके ही लेवल का उतना ज्ञान अपने अंदर अर्जित करिए जितना उनके अंदर है। वो कभी भी किसी भी तरह के नशे को ग्रहण करने के बाद माँ पार्वती जी को पीटते नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने अपने से ज़्यादा हमेशा इज्जत दी है किसको? माँ पार्वती जी को, माँ गौरा को। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियां माँ गौरा को प्रदान कर दी हैं और वो ये मानते हैं कि मैं शक्ति बिन अधूरा हूं। ये जितने शिव भक्त हैं, ये अगर आज आप इनको ये कह दीजिए कि ये अपनी शक्ति स्त्रियों को दे दे, उनसे कहें कि भैया तुम काम करो, मैं घर में बैठ के मेडिटेशन करूंगा, इज इट पॉसिबल? इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अगर औरत घर से बाहर जाकर कार्य कर रही है, औरत अगर 2 लोगों के साथ मिलकर कोई काम कर रही है, तो ये उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने चल देते हैं, है ना। और अब बात ये हो जाएगी कि मैम चूंकि 2 लड़कियां बैठी हैं इसलिए मैम ये बात कह रही हैं। नहीं, मैम ये बात सरेआम कहती है और मैम को इस बात को कहने से किसी से कोई डर नहीं लगता। बिंदास, बोल्डली ये मेरा स्टेटमेंट हर किसी के सामने होता है। अगर कैरेक्टर की बात करी जा रही है ना साहब, तो वैश्यालों में लड़कियां नहीं लड़के होते। कैरेक्टर की बात आप औरत से जोड़ो ही मत। औरत इतनी अभद्र नहीं है कि वो जाके वैश्यालों में अपने तन की आग बुझा रही हैं। ये काम, ये कैरेक्टर लड़कों के ही हिस्से में है अभी भी, इसलिए वो अपनी जबान से कैरेक्टर की बात ही ना करें। ठीक है ना। तो आप जिस चीज को ग्रहण कर रहे हो, चाहे वो नशा है, चाहे वो आप ये कह रहे हो कि हम तो शिव के भक्त हैं इसलिए हम ये करेंगे, हम शिव के भक्त हैं हम वो करेंगे, तो शिव जी की सारी अच्छाइयों को पहले ग्रहण करिए, उसके बाद उन्हें एक तामसिक देव की तरह लीजिए और फिर उनकी चीजों को आप ग्रहण करने की बात करिए। उन्होंने हर बुराई को गले लगाया है, उन्होंने हर बुरी चीज को भी अपनाया है। उन्होंने तो मरने के उपरांत जो भस्म होती है ना शरीर की, उस तक को खुद में रमाया है। आप उनकी उस थॉट, उस थिंकिंग को पकड़िए तो सही। आप भोलेनाथ की उस एक बड़ी विशेषता को अपने जीवन में अपनाइए तो सही। आप 4 लोगों को गले नहीं लगा सकते, उन्होंने तो राक्षसों को भी गले लगाया है, उन्होंने तो दैत्यों को भी अपना शिष्य बनाया है। आपको अगर मैं एक नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको एक अथॉरिटी दे रही हूँ कि आपके सामने ये 20 लोग हैं, इनमें से चुन लीजिए जिनको भी आप चुनना चाहेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ को चुनेंगे, कमजोर को नहीं चुनेंगे। भोलेनाथ ने हर कमजोर को गले लगाया, हर कमजोर को चुना है, उसे अपना प्रिय बनाया है। आप बता दीजिए मुझे कोई चीज ऐसी हो जो उनके पास बहुत ताकतवर उन्हें मिली हो, उनसे ताकत मिल गई हो उस चीज को, वो बात अलग है, क्योंकि वो तो असीम ताकतों के मालिक हैं। उन्होंने तो हर कमजोर को ही अपना, सबसे पहले अपना शिष्य, अपना दास, अपना भक्त चुना है। तो उनकी बहुत गुण विशेषता है। इस टिप्पणी को कोई ना ही करे ना तो बहुत अच्छी चीज है।
तो मैम मुझे लगता है कि अगर हम महादेव की बात करेंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि हम यहाँ रोक पाएंगे, क्योंकि ना मैं खुद को रोक पाऊंगी उनकी बात करने से और ना ये पॉडकास्ट को रोक पाऊंगी। पर ज़रूर मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि सावन आने वाला है, क्या क्या जानना चाहते हैं आप महादेव के बारे में। और जैसे मेरा विश्वास महादेव पे है, हमारी पूरी टीम का विश्वास हमारे सेनापति पे है, जो कि हमारे होस्ट वरुण वाधवा। और डेफिनेटली ये सेगमेंट उनका था, बट जैसे कि मैं उनके पॉडकास्ट में चली गई, मैं उनको इस पॉडकास्ट में लाना चाहूँगी इस प्रश्न के थ्रू कि हाउ वाज वरुण एज अ होस्ट। क्या मैं उनकी 1% भी होस्टिंग कर पाई? देखो बेटा जी, किसी को किसी से कंपेयर करना यही जीवन की सबसे बड़ी कमी होती है। आप कभी भी ना किसी को किसी से तुलना ही मत करिए। हर विशेष व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है जो ठाकुर जी ने उसके अंदर समाहित किया होता है, ठीक। और ये बात अलग है कि उसमें से आपको कोई बहुत विशेष प्यारा हो सकता है, कोई बहुत दिल के ज़्यादा करीब हो सकता है, आप किसी से विशेष प्यार कर सकते हैं, आप किसी को बहुत अपना मान सकते हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, ये आपका अपना अनुपात है जो आप दे सकते हैं किसी को भी। लेकिन इसके लिए मैं ये कहूँ कि किसी व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है या उसके अंदर कोई कमी है या वो उससे बेहतर है या वो उससे कमज़ोर है, ये हमारा दृष्टिकोण है जो हम ये तराजू से तोलना चालू कर देते हैं। मेरे हिसाब से सब में समांतर सब कुछ है। जैसी मैं हूँ वैसे आप हो, जैसे आप हो वैसे वरुण है, वरुण जैसा है वैसे आप हो, सब एक ही उसमें है, नज़रों का फेर होता है। पर वरुण के साथ काम करते करते ये कह दीजिए कंफर्ट जोन बहुत हाई लेवल का हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक उनके और मेरे बीच में ना अब चीज़ें कहने और सुनने जैसी रह नहीं गई हैं। वो एक स्टेज आ चुकी है कि उनको भी ये पता है कि मैं ये क्वेश्चन छेड़ूंगा और माँ कहाँ छेड़ेंगी और फिर क्या क्या जवाब निकल कर आएंगे। तो वो चीज़ एक बहुत परिपक्व हो चुकी है, वो नींव जो है ना वो बहुत मजबूत हो गई है। इतने सारे एपिसोड्स, इतने महीनों का साथ, इतनी बातें, इतना एक दूसरे के साथ हर जगह आना जाना, बहुत अलग चीज़ों पे बातें चल गई हैं और आपके साथ सफ़र अभी चालू किया है। तो यही विश करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि हम भी बहुत लंबा जाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड अब आप लोगों के ऊपर है कि इस लंबे सफ़र को और खूबसूरत अब आप लोग बना सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको पॉडकास्ट। आपकी इच्छा मैंने पूरी करी कि त्रिशला मैम को हम कार्मिक कृत्य पे लेकर आए। अब आप मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए, कमेंट्स भर दीजिए, बताइए आप क्या क्या देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम कार्मिक कृत्य थैंक पे यू आने बेटा, के लिए। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट, कार्मिक रहे कर्म करते रहे। थैंक यू।